गोजो सटोरू के प्रिजन रील में सील होते ही चारों विशेष श्रेणी के शापित आत्माओं को खत्म कर दिया गया। हजारों शापित आत्माएं आजाद हो गई। कलिंग गेम शुरू हो गया। अंत में हंसने वाला गेटो सुगुरु हैरान रह गया। इटाडोरी यूजी को भी जुजुत्सु हाई ने मौत की सजा सुनाई, जिसका निष्पादक युटा ओकोत्सु था। इटाडोरी भ्रमित था। जुजुत्सु हाई लौटने की हिम्मत नहीं थी। तभी बड़ा भाई चोसो आया और बोला, तुम बस वापस चले जाओ। अब इटाडोरी के लिए ये वापस जाने का सवाल नहीं था, वह बहुत मुश्किल में था। सुकुना फशगुरो से क्या चाहता है? सुकुना के कारण कई मारे, फिर हत्यारा बना तो क्या? इटाडोरी ने कहा, वह अब साथ नहीं, पर पूछा क्या चोसो अब भी साथ है? आखिर उसने चोसो के 2 भाइयों को मारा था। बड़े भाई चोसो ने कहा कि वह एक दुर्घटना थी, अगर वे भी उसी स्थिति में होते तो वही फैसला करते, क्योंकि हम भाई हैं। बड़े भाई का जवाब पाकर इटाडोरी खड़ा हो गया और बोला, चलो हमारा मुख्य काम शापित आत्माओं की संख्या कम करना है। दोनों भाई शाप आत्मा शिकारी बन गए, शिकार को तैयार। इसी बीच जेनिन परिवार में मुखिया पद पर विवाद था, क्योंकि जेनिन नाओबितो शिबुया में ड्रैगन से जलकर मर चुके थे। मां की जली नहीं, पर गंभीर घायल थी। इस समय इस कमरे में जेनिन परिवार के 3 मुख्य स्तंभ मौजूद थे। प्रथम श्रेणी के जादूगर जेनिन तोजी, जेनिन जिनिची और नाओबितो के बेटे जेनिन नाओया। इसके बाद एक बुजुर्ग ने जेनिन नाओबितो की वसीयत पढ़नी शुरू की, जिसमें पहला था कि जेनिन नाओया परिवार के मुखिया बनेंगे, और दूसरा ये कि जेनिन परिवार की सारी संपत्ति, जिसमें शापित उपकरण भी शामिल थे, जेनिन नाओया को विरासत में मिलेगी। लेकिन जेनिन नाओया और कबीले के मुखिया की सहमति से ही इसका उपयोग किया जा सकता है। नाओया थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी उसने मान लिया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, यदि किसी कारण से गोजो सटोरू की मृत्यु हो जाती है या वह अक्षम हो जाता है, तो वे फुशिगुरो तोजी के साथ किए गए वादे को पूरा करेंगे। फुशिगुरो मेगुमी को जेनिन परिवार में वापस लाएंगे और उसे जेनिन परिवार का मुखिया बनाकर सारी संपत्ति विरासत में देंगे। ये सुनकर जेनिन नाओया पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अब गोजो सटोरू सील हो चुका था और उसके सामने के प्रतिद्वंद्वी उसे मुखिया बनाने के बजाय किसी बाहरी को ये पद देने को तैयार थे। ये बिल्कुल असहनीय था। लेकिन नाओया की भी अपनी योजना थी। वो टोक्यो जाने वाला था, जो एक राक्षसी क्षेत्र बन चुका था, और सुकुना के पात्र इटाडोरी और फुशिगुरो मेगुमी दोनों को मार डालना चाहता था। फुशिगुरो को निपटाते ही वह जेनिन परिवार का मुखिया बन जाएगा। उसी समय इटोडोरी और चोसो टोक्यो में शापित आत्माओं से निपट रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नाओया आ गया। उसने कहा कि फुशिगुरो मेगुमी यहाँ नहीं है, तो मैं ही सबसे पहले पहुंचा। नाओया को देखकर इटोडोरी उसे पहचानता नहीं था, लेकिन उसने फुशिगुरो मेगुमी का नाम लिया। नाओया, क्या कर रहे हो? दिख रहे हो, भागो। इटाडोरी, क्यों भागें? और नाओया ने आगे कहा, तुम्हें अभी तक पता नहीं, तुम्हें मौत की सजा मिल चुकी है और तुम्हारा सहारा गोजो सटोरू अब नहीं है। इटाडोरी हैरान था, लेकिन नाओया ने आगे कहा, मैं फुशिगुरो मेगुमी को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी मौत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें उछल कूद कर गड़बड़ करते नहीं देखना चाहता, तो क्यों न पहले तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दी जाएं। इटाडोरी ने जोर से पूछा, फुशिगुरो को क्यों ढूंढ रहे हो? नाओया ने बेझिझक कहा, मैं उसे मारना चाहता हूँ। अगले ही पल नाओया उन दोनों के पास आ गया। प्रतिक्रिया न दे पाने वाले यूजी की गर्दन पर नाओया ने सीधा मुक्का जड़ा, और उसी क्षण उसने घूमकर चोसो के आते हुए मुक्के को भी रोका। संभलने के बाद यूजी और चोसो ने नाओया पर दोनों ओर से हमला किया। अगले ही पल दोनों चूक गए और मजबूत नाओया सीधे गायब हो गया। इटाडोरी भाई चौंक गए। नाओया दूसरी ओर था। इटाडोरी उसकी तेजी पर हैरान था, पर चोसो समझ गया कि यह नाओया की तकनीक है। एक झड़प के बाद नाओया ने सामने वालों को परखा। उन्हें कम आंका था। दोनों उसकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत थे। इटाडोरी से कोई खतरा नहीं था, पर चोसो में कुछ खास था। ये सोचकर नाओया ने अपनी गति थोड़ी और बढ़ाने का फैसला किया। अचानक एक भयानक दबाव आया। तीनों चौंक गए। इस भयानक दबाव से इटाडोरी घबरा गया। गोजो सेंसेई, पर नहीं, ये एहसास और भी डरावना था। इटाडोरी ने दूर देखा। एक हैंडसम लड़का आया। वह युता ओकोत्सु था, इटाडोरी की मौत की सजा का जल्लाद। यहाँ तुम अकेले नहीं हो, मुझे हैरानी हुई।